अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेली बेसिस पर एक कोई ना कोई टॉपिक लेकर उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। लेकिन आज हम एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिकली ये जो हार्ड टॉपिक कहलाते हैं, इस पर हम वीडियोस अक्सर बनाते रहेंगे। जब भी कभी कोई भी ऐसे इस किस्म का हार्ड टॉपिक होगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी उसके बारे में जान सकें। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिकली इस तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी कहा जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का भी नाम दिया गया है। ये जो तरमीम थी ये 21 अक्टूबर 2024 को पास की गई। कब? 21 अक्टूबर 2024 को इससे नाफिजुल अमल कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, और इसको सेनेट में सबसे पहले पेश किया गया था। कहाँ पर? सेनेट में, अपर हाउस में पेश किया गया था। कब? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 2024 को इसको सेनेट में पेश किया गया था। इस बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को सेनेट में सबसे पहले पेश किया गया था, जहां पर इसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ 65 वोट हासिल किए थे। बेसिकली किसी भी तरमीम को पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तरमीम को पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाजमी होती है। तो इसीलिए सेनेट में जो 2/3 मेजॉरिटी बनती थी वो थी 64 वोट। वो कितने वोट थे? वो 64 वोट चाहिए थे, लेकिन इस तरमीम को 65 वोट मिले। ठीक, फिर ये बिल आगे गया नेशनल असेंबली में 21 अक्टूबर 2024 को। फिर 21 अक्टूबर 2024 को इस बिल को नेशनल असेंबली में पेश किया गया। वहाँ पर भी इसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ 225 वोट हासिल किए। बेसिकली 2/3 मेजॉरिटी 224 वोट बनते हैं, लेकिन इस तरमीम को 225 वोट मिले वहाँ पर। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 56 तरामीम तजवीज़ की गई थी। कितनी? 56 तरामीम पहले तजवीज़ की गई थी, लेकिन जब ये तरामीम पास करवाई गई तब उसके अंदर 27 अमेंडमेंट्स की गई। कितनी अमेंडमेंट की गई? 27 अमेंडमेंट की गई। तो फिर क्या हुआ, जब ये नेशनल असेंबली से पास हो गई, फिर उसी दिन 21 अक्टूबर 2024 को ये बिल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत करके इसको एक्ट बना दिया। फिर बाद में ये कानून बन गया। ठीक, जैसे कि आपने देखा, हमने 26वीं आईनी तरमीम का इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल्स को, किन किन आर्टिकल्स के अंदर चेंजिंग की गई है। तो जो मेजर आर्टिकल्स में चेंजिंग की है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है, इसका बुनियादी मकसद था जुडिशरी रिफॉर्म्स लाना, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाना। तो ये वो रिफॉर्म्स हैं जिनको अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उन्होंने रिफॉर्म लेकर आए हैं वो है आर्टिकल 175A के अंदर। आर्टिकल 175A में इन्होंने क्या किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ जो चीफ जस्टिस थी उसको तब्दील कर दिया गया है। पहले क्या होता था, इस तरमीम से पहले क्या होता था, जो भी जज सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंजिंग लाई है। वो चेंजिंग ये है कि अब इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 175A में तब्दीली कर इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा स्पेशल पार्लियामानी कमेटी। स्पेशल पार्लियामानी कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों को, 3 मोस्ट जो सीनियर जज होंगे उनको चुनेगी। जो 3 सीनियरिटी के एतबार से जो 3 टॉप मोस्ट सीनियर जज होंगे ना, उनको चुनेगी। फिर उनमें से एक बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद करेगी। फिर ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तजवीज़ पेश करेगी कि भाई इन 3 में से हमने ये बंदा चुना है। फिर प्राइम मिनिस्टर उसका नाम आगे सदर को भेज देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे। सदर उस पर दस्तखत करके उससे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
इस तब्दील में क्या किया गया है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को चेंज कर दिया गया है। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी, 3 मोस्ट सीनियर जजों में से एक जज को चुनेगी, फिर वो तजवीज़ भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर उस पर दस्तखत करके आगे सदर को भेजेंगे, फिर दस्तखत आखिर में सदर कर उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तैनात कर देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आपको पता है अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो है यहया आफरीदी। बेसिकली ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें से 3 जज थे। पहले नंबर पर मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस यहया आफरीदी थी। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। दूसरी बात ये, इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास होगा वो इन कैमरा होगा, खुफिया होगा, ठीक है, खुफिया होगा। फिर ये कमेटी ने जस्टिस यहया आफरीदी का नाम तजवीज़ किया, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, प्राइम मिनिस्टर ने रजामंदी दिखाई, फिर आगे सदर को भेज दी गई समरी, सदर ने उस पर दस्तखत करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया। ठीक, तो ये था आर्टिकल 175 में जो पहली तब्दीली की गई। अब हम दूसरी तब्दीली को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये एक चीज़ बता दूं आपको, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो 3 जजों को, जो 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके नाम में से किसी एक को चुनेगी। ये बेसिकली कमेटी बनती कैसे, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी कैसे, तो इसका फार्मूला ये सेट कर दिया गया है कि भाई इसके टोटल 12 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे, टोटल 12 इसके मेंबर होंगे, 12 मेंबर होंगे। उन 12 में से 8 MNAs होंगे जो कि नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे, 8 MNOs होंगे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होंगे, और इनमें से 4 क्या होंगे, सेनेट से लिए जाएंगे जो कि सेनेटर होंगे, जो कि सेनेटर होंगे। फिर ये कमेटी उन 3 जजों में से 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला देगी कि भाई किसको नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया जाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। 12 टोटल कितने वोट है, 12 में से 2/3, मतलब कि इन 12 लोगों में से कम 8 लोग किसी एक नाम पर रजामंद होंगे, तब जाकर वो शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद होगा। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी तजवीज़ के अंदर चेंजिंग। अब हम देख लेते हैं जो कि दूसरी तरमीम की गई है। अब दूसरी तरमीम क्या है, वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के जजों के हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लगते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 17 जज होते हैं, टोटल 17 जज होते हैं, 17 जज होते हैं। पहले क्या होता था, उन जजों की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता था वो कौन तय करता था, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले जज कौन लगाता था भाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम होता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती करे। ठीक है, पहले ये काम इस तरमीम से पहले ये सुप्रीम जुडिशल का काम था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करे। लेकिन इस तरमीम के बाद क्या हुआ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज लगेंगे उनकी जो तैनाती है सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करेगी, बल्कि लॉ मिनिस्टर भी उस कमेटी में शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होगा, 2 MNAs भी होंगे, 2 सेनेटर्स भी उसमें होंगे, और एक शख्स पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होगा, और इस शख्स के लिए लाजमी है कि इसका कम से कम 15 साल का तजर्बा भी हो। तो आगे बात समझ में। अब जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज तैनात करेंगे वो ये सारे लोग हैं जो मिलकर क्या करेंगे, एक जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात कर लिया जाएगा। मतलब कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, MNAs, सेनेटर और बार काउंसिल का बंदा, ये सारे लोग मिलकर एक फैसला करेंगे कि भाई किस शख्स को, कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात करना है कि नहीं करना। ठीक, आगे बात समझ में। पहले ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था। लेकिन अब ये इख्तियार इससे वापस लिया गया है। अब ये इख्तियार सिर्फ इसके पास नहीं बल्कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सेनेटर और दूसरे लोगों में भी इसका हिस्सा तकसीम कर दिया गया। आ गई होगी बात मेरे ख्याल में आपको समझ में, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक, अब हम अगली तरमीम चलें। अब दूसरी तरमीम ये थी कि फिक्स टेन्योर कर दिया गया था। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, किसी भी चीफ जस्टिस, अगर कोई शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगता था तो अगर उसके रिटायरमेंट में 6 महीने होते थे तो वो 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस लगता था। लेकिन अब क्या किया गया है
कि फिक्स टेन्योर कर दिया गया है। फिक्स टेन्योर से मुराद अगर कोई भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल पूरे करेगा। वो अपने 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा। आगे बात समझ में? जैसे कि अभी याया अफरीदी की केस में हुआ है कि याया अफरीदी की अभी 8 साल सर्विस बाकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको 8 साल सर्विस देना है, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग गए हैं, तो उसका मतलब वो फिक्स टेन्योर यानी कि 3 साल तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एनी और रहेंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई? कोई भी शख्स अगर अपॉइंट होगा तो वो 3 साल के लिए रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया ना? अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी तरमीम। दूसरी तरमीम के अंदर क्या है? रूल मेकिंग पावर दिए गए हैं। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रूल मेकिंग के पावर दिए गए हैं। कौन से रूल मेकिंग के पावर? ये पावर कि लोअर कोर्ट्स के अंदर किसी भी जज को उसके कंडक्ट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फारिग कर सकते हैं। ठीक, उसको निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? लोअर कोर्ट्स के अंदर किसी भी चीफ जस्टिस की कंडक्ट को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे फारिग कर सकते थे। पहले ये रूल मेकिंग का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं हुआ करता था, लेकिन इस तरमीम के अंदर ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, अब जो अगली हमारी तरमीम है वो है आर्टिकल 184A के अंदर। 184 आर्टिकल 184 के अंदर तरमीम की गई है। वो तरमीम कौन सी है? वो है सो मोटो पावर। पहले क्या हुआ करता था? कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो के तहत यानी कि आज खुद नोटिस ले सकता था किसी भी ह्यूमन राइट्स मामले के ऊपर, लेकिन अब क्या किया गया है इस तरमीम के अंदर? ये जो सो मोटो का पावर था ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया है, इससे वापस ले लिया गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो का इख्तियार, अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पावर उनसे वापस ले ली गई है। ठीक, पहले तो आर्टिकल 184A में ये किया गया। दूसरा, आर्टिकल 186A के अंदर तब्दीली की गई है, वो है पावर ऑफ ट्रांसफरिंग केसेस। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी केस को लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट को एक केस को कहीं से भी कहीं पर ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आ गई? अगर कोई चीफ जस्टिस चाहे तो एक हाई कोर्ट का केस दूसरी हाई कोर्ट में भेज सकता है। सिंध हाई कोर्ट का केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या अगर वो चाहे तो सिंध हाई कोर्ट में पड़ा हुआ केस अपना ये पावर आर्टिकल 186A का पावर इस्तेमाल करके वो उस केस को अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकता है। तो बात समझ में आ गई? पावर ऑफ ट्रांसफरिंग केसेस, इसका मतलब कोई भी केस किसी भी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतकिल कर सकते हैं, चाहे तो उस केस को अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिए गए हैं इस आर्टिकल के तहत। ठीक, अब देखें आर्टिकल 191 के अंदर तब्दीली की गई है। कौन सी? आर्टिकल 191 ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। इसमें क्या किया गया है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, इसके तहत क्या होगा? अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाएंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के ही जज बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनमें से कुछ जजों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनेंगे। वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी केस होगा उससे वो डील करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से डील करेंगे। आ गई बात समझ में? क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सिविलियन, क्रिमिनल, इस किस्म के केसेस सुनेगी, और जो भी केस कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत का होगा तो वो डायरेक्ट कौन सी बेंच सुनेगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी। आ गई बात समझ में? ठीक, अब क्या किया गया है? अब आर्टिकल 202 में भी तब्दीली कर दी गई है जो कि हाई कोर्ट से डील करता है। उसमें क्या है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, इसमें क्या किया गया है? इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई हैं हाई कोर्ट्स के अंदर भी। ये वाली बेंचेस तो सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में भी बनाई जाएंगी। हाई कोर्ट्स में भी, वहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर भी हाई कोर्ट के जज बैठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे, और फिर
वहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के केसेस होंगे वो ये बेंच सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक, तो ये था आर्टिकल 191 और आर्टिकल 202 के अंदर तब्दीली। और एक और आर्टिकल को हम देखते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डील करता है, जिसमें ये तब्दीली की गई है कि जो अपॉइंटमेंट है ना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसके तनाजुर में ये तब्दीली की गई है। पहले क्या हुआ करता था कि नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करते थे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता था विद द सजेशन ऑफ अपोजिशन लीडर के साथ। ठीक, अपोजिशन वाले ये सारों का मामला होता था, ये सारे मिलकर इकट्ठे बैठकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैनात करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक तरमीम की। वो तरमीम क्या है, जब तक कोई नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तैनात नहीं होगा, तब तक जो शख्स पहले से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगा हुआ है वो अपना काम जारी रखेगा। आ गई बात समझ में? जैसे कि फॉर सपोज अभी सिकंदर सुल्तान राजा क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है। सिकंदर सुल्तान राजा अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है। अगर अभी जब उसकी रिटायरमेंट करीब आएगी तो जब तक कोई नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं लगेगा तब तक सिकंदर सुल्तान राजा अपना काम जारी रखेगा। आ गई बात समझ में? जब तक दूसरा बंदा नहीं आता इस पोस्ट पर तब तक के लिए जो प्रीवियस वन होगा वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा। तो ये था आर्टिकल 215 के अंदर तब्दीली। अब देख लेते हैं आर्टिकल 48 को। इस आर्टिकल के अंदर ये किया गया है कि कोर्ट रिव्यू नहीं हो सकता। किसका कोर्ट रिव्यू नहीं हो सकता भाई? कोर्ट रिव्यू नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर या आपके लें कैबिनेट के फैसलों का। जो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के फैसले होंगे उन पर कोर्ट रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो आर्टिकल 48 में तब्दीली की गई है वो ये की गई है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के फैसलों में कोर्ट रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक, आखिर में ये एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 38 है, जिसके अंदर ये तब्दीली की गई है कि भाई 1 जनवरी 2028 से पहले इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि मुल्क पाकिस्तान से सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। ठीक, ये भी आखिरी तरमीम थी जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 26वीं आईमीम तरमीम के ऊपर, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।